बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 करना है। बी एंड कंपनी सेल गुड्स टू पी। बी एंड कंपनी ने पी को चीज़ें सेल की हैं फॉर 4 मंथ्स, 4 महीनों के लिए, यानी कि क्रेडिट सेल हुई है और ये मुआहदा तय हुआ है कि 4 मंथ्स बाद आपको पेमेंट देंगे। पी एक्सेप्ट द बिल, पी ने बिल एक्सेप्ट कर दिया एंड रिटर्न्स और वापस कर दिया टू बी एंड कंपनी, ये बी एंड कंपनी को बाद में वापस कर दिया। शो व्हाट एंट्री शुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी। बी एंड कंपनी की किताब में एंट्रीज बतानी है हमने। इफ़ द बिल इज़ डिसऑनर इन ऑल केसेस। नीचे 2 केसेस यहाँ पर हैं और 2 केसेस उन्होंने नेक्स्ट दिए हैं यहाँ पे। इफ़ दे इंडोर्स द बिल, यानी कि पहले हमने क्या करना है, अगर बिल जो है वो ड्यू टू रिटेन इसके पास रहता है, मैटर मेजॉरिटी हो जाता है। अगर बिल वो यही बिल अगर डिस्काउंट करवाता है तब डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री होगी। अगर इंडोर्स करवाता है तब डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री होगी। और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन करवाता है तो उस दौरान डिसऑनर की एंट्री क्या होगी। तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पे हमें बुक मांगी है हमसे बी एंड कंपनी की। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बी एंड कंपनी की बुक बनानी है, पी की बुक नहीं बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बी एंड कंपनी का जर्नल बनाएंगे। तो सबसे पहले सेल परचेज हुई, बी एंड कंपनी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा कि मैंने पी को चीज़ें सेल की हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे मैंने एंट्री की है बी एंड कंपनी जर्नल। अच्छा जी, पी अकाउंट डेबिट एंड सेल क्रेडिट 6000 से हो जाएगा। और उसके बाद बिल बना, बिल रिसीवेबल आना था यहाँ पे, बिल रिसीवेबल डेबिट एंड पी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इधर स्लैश डाल के आर लिख लीजिएगा। तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और पी अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 6000 से। अब फर्स्ट एंट्री इन्होंने क्या बताई है, यहाँ तक की एंट्री हम लोगों ने कर ली है, यानी सेल की एंट्री और बिल बनने की एंट्री होगी। अब पहली कंडीशन है, अगर वो बिल अपने पास रखता है उस दौरान अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो आपको पता है कि सबसे पहले बिल जो है वो बना, सॉरी सेल परचेज हुई, फिर बिल बना, फिर उसके बाद बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। पहले बिल बनाया गया, बिल टू अकाउंट, बिल टू पी पेएबल हो गया, बिल रिसीवेबल टू पी। अब क्या करेंगे हम, अगर डिस्काउंट हो जाता है, उसने अपने पास बिल रखा है और वो डिस्काउंट हो जाता है तो एंट्री हो जाएगी पी डेबिट एंड बिल रिसीवेबल क्रेडिट। ये हो गया रिवर्स एंट्री डिस्काउंट की, अगर बिल उसके पास ही मौजूद होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन उन्होंने हमें दी है कि अगर बिल डिस्काउंट करवाता है और उस दौरान डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिल, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग देंगे व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड। कब, डिस्काउंट की सूरत में, बैंक डेबिट एंड डिस्काउंट डेबिट एंड बिल रिसीवेबल क्रेडिट। किस हिसाब से उसने डिस्काउंट करवाया है बैंक से 6000 का -5880। ठीक है, यानी इतने का उसने डिस्काउंट करवाया 120 के हिसाब से। 120 बने हमारे पास, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्काउंट रेट है वो है 120। अब 120 के हिसाब से अगर हम डिस्काउंट करवाते हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी के पास बैंक में पैसे कितने आए, 5880, और डिस्काउंट उसको मिला 120 का, और हमारे पास बिल जो है वो क्रेडिट हो गया कितने से, 6000 से, यानी यहाँ बिल डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे हो गया क्रेडिट, क्योंकि इसके पास से बिल चला गया और बिल कहाँ गया, बैंक के पास। बैंक की एंट्री उन्होंने नहीं मांगी इसलिए हम उसकी एंट्रीज नहीं करेंगे, हमें सिर्फ बी की एंट्री करनी है। उसके बाद हमारे पास वो ही बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर कैसे हुआ, यानी कि अब बी एंड कंपनी ने बैंक को पैसे देने हैं और पी से पैसे लेने हैं। ठीक है, जो क्योंकि उसने ये कहा था बैंक को कि आप बैंक पी से पैसे ले लीजिएगा, लेकिन बी एंड कंपनी पी ने जो है वो बैंक को पैसे नहीं दिए, तो बैंक दोबारा जाएगा बी एंड कंपनी के पास और उसे कहेगा
कि पी ने मेरी पेमेंट जो है वो नहीं की, तो इसलिए आप पेमेंट करो। बी एंड कंपनी क्या करेगा, बैंक को क्रेडिट कर देगा क्योंकि उसको रकम अदा करनी है, और पी को डेबिट कर देगा क्योंकि पी से वसूल करनी है। जिससे पैसा वसूल करना हो उसको डेबिट किया जाता है और जिसको अदा करना हो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो ये 2 एंट्री होंगी डिस्काउंट की सूरत में। उसके बाद हमारे पास है सी में उन्होंने क्या कहा है, इफ़ द एंडोर्समेंट ऑफ बिल इंडोर्स द बिल टू देयर एम एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ डेट। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड एंट्री ये करे अगर वो अपना बिल इंडोर्स करवा देता है। तो इंडोर्स करवाने की सूरत में हमारे पास क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री तो हमारे पास यही बनेगी ना, बिल रिसीवेबल टू पी। अब उसके बाद अगर वो यही बिल इंडोर्स करवा देता है एम एंड कंपनी को, तो बिल इसके पास से चला गया एम एंड कंपनी के पास, तो उसने उसको क्रेडिट कर दिया और एम एंड कंपनी को डेबिट कर दिया, क्योंकि एम एंड कंपनी क्रेडिटर था बी का। तो जब उसने अदा कर दिया बिल की सूरत में, तो उसके पास उसका क्रेडिटर ख़त्म हो गया, वो डेबिट की सूरत में हो गया और बिल रिसीवेबल हमारे पास क्रेडिट हो गया। उसके बाद है अगर इंडोर्स किया हुआ बिल कैंसिल हो जाए तो वो क्या एंट्री होगी, इंडोर्स किया हुआ बिल अगर कैंसिल हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि बी एंड कंपनी ने एम एंड कंपनी को बिल दे दिया था ताकि वो जाके पी से रकम ले ले, लेकिन पी ने उसको रकम नहीं दी। तो अब बी एंड कंपनी क्या करेगी, वो पी को डेबिट करेगी और एम एंड कंपनी को क्रेडिट, क्योंकि पी से पैसा वसूल करना है और एम एंड कंपनी को पैसा अदा करना है। तो ये डिसऑनर की सूरत में एंट्री होगी। उसके बाद है हमारे पास डी पोर्शन क्या दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि अगर बिल हमारे पास सेंड फॉर कलेक्शन के हिसाब से हमारे पास एंट्रीज क्या होंगी, अब हमने वो देखना है। अब बैंक सेंड फॉर कलेक्शन से मुराद ये होता है कि बिल अपना बैंक को जो है ना, जो डेटर है यानी कि जो ड्रॉअर है, वो अपना बिल बैंक को सेंड कर देता है कि ड्यू डेट पे मेरा बिल आपने कलेक्ट कर लेना है और उसकी अमाउंट मेरे अकाउंट में डाल देनी है। ये ड्यूटी लगाता है ड्रॉअर बैंक को। तो इस दौरान हमारे पास उन्होंने ये पूछा है कि एंट्रीज क्या होंगी अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर हो जाए। तो सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री कलेक्शन की एंट्री हम करेंगे, बैंक सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट एंड बिल रिसीवेबल क्रेडिट 6000 से, और जब ये डिसऑनर हो जाएगा तो इसकी एंट्री हो जाएगी पी डेबिट एंड बैंक सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट। ये बच्चों हमारे पास एंट्रीज थी जो कि हमने आज कर ली हैं। सिर्फ बी एंड कंपनी के हवाले से उन्होंने एंट्रीज मांगी थी, जो स्टेप बाय स्टेप हमने कर लिया। ये वही एंट्रीज रिपीट हो रही हैं जो हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, बस यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे, उसमें क्या बताया गया है, ए रिसीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव किया है फ्रॉम बी से फॉर रुपीज़ 100, 10 रुपीज़। ठीक हो गया, यानी ए यहाँ पे ड्रॉअर है एंड बी हमारे पास ड्राई है, जिसने बिल जो है वो रिसीव किया है बी से, एंड डिस्काउंट विद हिज बैंकर फॉर रुपीज़ 96। ए ने बिल बनाया बी को और जाके अपना बिल जो है वो डिस्काउंट करवा लिया 96 रुपीज़ का। ठीक हो गया। उसके बाद है ऑन द बिल बिकमिंग ड्यू बी रिक्वेस्ट टू अ रीन्यू of it which aid does adding to the new bill for interest on the due date the second bill be met his acceptance। अब पहले ये पूरी कहानी समझते इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये बताया गया है ए ने बिल बनाया बी को, बी के नाम पे, ताकि वो 100 रुपीज़ पेमेंट कर सके। ठीक हो गया। बी ने कहा ठीक है मैं ड्यू डेट पे कर दूंगा। ए गया बैंक के पास और उसने जाके डिस्काउंट करवा लिया, 4 रुपये का डिस्काउंट हुआ, क्योंकि 100 का बिल था, उसने 96 रुपीज़ दिए, इसका मतलब 4 रुपीज़ का उसने डिस्काउंट करवाया। ठीक हो गया। ड्यू डेट पे क्या हुआ, बी ने रिक्वेस्ट की ए से कि वो रीन्यू कर दे। रीन्यू से मुराद ये होता है कि जितनी देर का बिल बनाया गया है उतनी देर का जो बिल है अगर वो उस टाइम ना अदा कर सके तो वो ये कहता है कि बिल मुझे न्यू बना दो ताकि मैं उसकी
पेमेंट नेक्स्ट जो है वो डेट में पेमेंट कर सकूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी से पैसा वसूल करना है, आप उसे कहे कि परसों वसूल करना है, तो परसों के दिन अगर वो कहे कि मैंने पेमेंट नहीं करनी, मैं आपको जो है वो 3-4 दिन बाद करूँगा, तो नया बिल बना दो। मतलब कि जिस डेट पे बिल बना हुआ है अमाउंट अदा करने के लिए, उस डेट पे अमाउंट अदा नहीं की गई, तो उसने नया बिल बनवा लिया कि मुझे कुछ टाइम और दे दो, 2-3 महीने मुझे और दे दो। ये कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 2-3 महीने और दे तो दूंगा, लेकिन मैं बीच में इंटरेस्ट भी लूँगा। अब इंटरेस्ट लेने से क्या मुराद है कि सबसे पहले तो उसने बिल लेट कर दिया, बिल लेट करने के बाद उसने कहा नया बिल बनाना है मैंने तो नया बिल बनाने लगे। तो जब नया बिल बनेगा तो उसके अगेंस्ट में तो एज अ फ़ाइन के तौर पे या जुर्माने के तौर पे जो है वो उसने कहा कि मैं इंटरेस्ट भी शामिल करूँगा। बाज़ू का ऐसा होता ना कि अगर आपने पेमेंट लेट कर दी, आपने उस टाइम पे पेमेंट नहीं दी, तो फिर आपको जुर्माने की सूरत में एक्स्ट्रा पेमेंट अदा करनी पड़ती है। तो इस सूरत में भी ये हुआ कि इसने नया बिल बनवाया है और नए बिल के अंदर 2 रुपीज़ और ऐड किए गए हैं, यानी कि नया बिल 102 रुपये का बनेगा। ठीक हो गया। अब इसकी एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो बिल बना है वो उसकी एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे उन्होंने वैसे ये कहा है कि हमारे पास ठीक हो गया, ए में एंट्रीज करनी है हम लोगों ने। तो सबसे पहले बिल रिसीवेबल हमारे पास क्या बनेगा, यानी कि बिल रिसीवेबल की एंट्री, बिल रिसीवेबल डेबिट एंड बी क्रेडिट होगा यहाँ पे जी। तो बिल रिसीवेबल टू बी एंट्री हो गई। अब एक्सेप्टेंस बन गई है 4 मंथ्स की। उसके बाद जो है वो बिल हमारे पास ए ने जो है वो क्या किया, उसको डिस्काउंट करवा लिया। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में 96 रुपीज़ आ गए, 4 रुपीज़ के उसने डिस्काउंट करवा लिया। और बिल रिसीवेबल हमारे पास क्रेडिट हो गया, क्योंकि अब हमारे पास से बिल चला गया, बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास। तो बैंक की एंट्रीज उन्होंने हमें करने के लिए नहीं कहा। उसके बाद उसने ये कहा कि मैंने जो है वो बिल न्यू करवाना है। न्यू मतलब कि पिछला बिल मेरा कैंसिल करो, ठीक है, क्योंकि मैं 100 रुपीज़ नहीं दे सकता, मेरे पास पेमेंट नहीं है। तो मैं तुम्हें जो है वो पेमेंट कब करूँगा, अगले 2 महीने के बाद करूँगा। तो उसने ये कहा ठीक है, मैं न्यू बिल तो बना दूंगा, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्ट शामिल करूँगा। तो न्यू बिल बनाने से पहले जो पिछला बिल होगा हमने वो कैंसिल करना होगा। तो बिल कैंसिल से मुराद ये होगा कि जैसे बिल डिसऑनर की एंट्री होती है, तो उसी तरह से हमने क्या करना है, बिल कैंसिलेशन की एंट्री करनी है। तो जिस तरह से डिसऑनर की एंट्री होगी वही बिल कैंसिल की एंट्री होगी, लेकिन हम डिटेल में बिल कैंसिल लिख देंगे। ठीक है, बी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, क्योंकि अगर वो डिसऑनर भी होता तभी बी डेबिट और बैंक क्रेडिट होना था। डिसऑनर और कैंसिल में क्या मुराद है, तो इनमें जो है वो फ़र्क ये होता है कि डिसऑनर से मुराद होता है कि वो बिल्कुल ही मना कर देता है बिल की पेमेंट करने से। यानी वो लेट सपोज कि वो दिवालिया हो गया है, या वो पागल हो गया है, या वो जो ड्राई है उसकी डेथ हो गई है, या कोई ना कोई ऐसी कंडीशन हो गया, तो बिल डिसऑनर हो गया है। ठीक है, ड्यू डेट पे वो बिल अदा नहीं कर सका। और बिल कैंसिल से मुराद ये होता है कि जिसमें ड्राई ये कहता है कि मैं बिल की रकम अदा कर तो दूंगा, लेकिन मैं कुछ मंथ बाद करूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। इसीलिए हम क्या कर देंगे, करेंगे कि इसमें जो है वो बिल को पहले कैंसिल करेंगे, बी डेबिट करके और बैंक को क्रेडिट करके, क्योंकि ए ने क्या करना था, बैंक को पैसे देने हैं और बी से पैसा वसूल करना है। तो जिसे वसूल करना है उसको डेबिट कर दिया और बैंक को कर दिया क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंट्री कुछ इस तरह से होगी। हमने क्या करना है, बिल रिसीवेबल हमारे पास अब नया बनेगा कितने से, 102 रुपये से, क्योंकि 2 रुपीज़ में इंटरेस्ट शामिल है। क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 2 रुपीज़ जो हैं वो कहाँ गया, शामिल हैं इंटरेस्ट में। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, एंट्री करनी है। इंटरेस्ट ए के लिए होगा एज अ इनकम, ठीक है, तो वो उसको करेगा क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव है। तो आपने एंट्रीज में पढ़ा है कि इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट होता है, और इंटरेस्ट जो अलाउ है या पेड, इंटरेस्ट पेड जो है वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव के हवाले से हम एंट्री करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे किसको, 2 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा इंटरेस्ट क्रेडिट, और बी भी क्रेडिट हो जाएगा 100 से, और दोनों को जमा करेंगे तो बिल रिसीवेबल में आ जाएगा 102। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एंट्री ने क्या कहा है कि ड्यू डेट पे बिल उसने मेट कर दिया है, यानी एक्सेप्टेंस मेट हो गई है। कहाँ चला गया, यहाँ पे ऑन द ड्यू डेट द सेकंड बिल
बी मेट हिज एक्सेप्टेंस, सेकंड बिल जो है वो उसने एक्सेप्टेंस मेट कर ली, तो हमारे पास कैश आ गया। ठीक है, तो कैश को कर देंगे डेबिट और बिल रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, कैश हमारे पास आ गया और बिल हमारा ख़त्म हो गया क्योंकि बिल की होगी अदायगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास था, ये हमने आज 2 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आई होगी तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।